नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान का भाग 7वां और इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति हम अब यहाँ से पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 52 को जानेंगे। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का जो राष्ट्रपति का पद है यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है, यानी 52 के अंतर्गत भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का जो पद है वह ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसकी संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। यानी जैसे ब्रिटिश देश का जो राजा सम्राट होता है वैसे ही हमारे देश का राजा या सम्राट राष्ट्रपति को माना जाता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालक की शक्तियाँ कहाँ पर राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्ति का जो यानी वास्तविक प्रधान है वह प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद के में निहित होती है। राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वह है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह कोई भी लाभ के पद पर ना हो वर्तमान में। और यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह आर्टिकल 56 के अंतर्गत यानी तहत पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक रह सकता है। 5 वर्ष तक रह सकता है और एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह एक व्यक्ति कई बार लड़ सकता है और कई बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। इनका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका जो कार्य है वह उपराष्ट्रपति द्वारा, और दोनों यदि अनुपस्थित रहें यानी राष्ट्रपति भी कहीं गए हैं और उपराष्ट्रपति भी कहीं पर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद है न्यायाधीश हैं वह उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी यदि राष्ट्रपति ना रहें तो उनका कार्य उपराष्ट्रपति करता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी ना रहें तो मुख्य न्यायाधीश करता है, और यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो देश में तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सियाहाना या सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वह कार्य करता है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? तो निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात यह एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा का अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। निर्वाचन जो मंडल होता है वह कौन कौन भाग ले सकता है? तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी हैं, नामांकन मतलब ये होता है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी हैं इनके हेतु जो प्रस्ताव हैं वह कम से कम 50 संसद द्वारा प्रस्तावित 50 संसद अनुमोदन होना चाहिए, यानी 50 संसद का कम से कम सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति के प्रत्याशी योग्य बन सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना के लिए प्रत्येक एमएलए यानी कि के अनुसार से एमएलए का जो मत का मूल्य है वह कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उस राज्य की जो जनसंख्या है और उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, भाग से 1000 से इसमें दिया जाता है। वहीं बात करें एमपी यानी सांसद के मत का मूल्य की जो गणना होती है वह राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य को निर्धारित कुल मतों की संख्या वटे संसद के कुल निर्वाचन सदस्यों की संख्या से भाग देकर। निर्धारित कोटा विजय होने के लिए प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिए, अर्थात कुल मतों के जो आधे से एक अधिक हो, ठीक है, यानी 50% से एक मत ज़्यादा होनी चाहिए, तब वह जीता माना जाएगा। जैसे कि कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, 500 है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितनी 251 वोट या मतों की आवश्यकता होगी। जमानत राशि इसकी कितनी होती है, 15,000 रुपये होती है। राष्ट्रपति के प्रत्याशी की जमानत राशि है वह 15,000 होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद है वह आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। पद की मुक्ति यह 2 प्रकार से होती है, या तो आप उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दें या फिर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखिए हम जान लेते हैं महाभियोग के बारे में। महाभियोग का, यदि आप संविधान का अतिक्रमण करते हैं या फिर कोई भी कदाचार करते हैं तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है, कहाँ से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में यह आर्टिकल 61 में वर्णित किया गया है। महाभियोग के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है, यानी ये लोकसभा में भी पेश हो सकता है और राज्यसभा में भी आरंभ हो सकता है। प्रथम चरण इसका कैसा होता है, तो प्रथम चरण में सबसे पहले जिस भी सदन में महाभियोग लाया गया है उस सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना पर एक संकल्प पारित करते हैं, यानी कि जौन से यानी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह लाया जाता है तो उस सदन के 1/4 सदस्य हैं वह 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि हम एक आपके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले हैं। दूसरे चरण है और उस सदन दूसरा चरण होता है कि जो सदन है उसमें 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए जहां पर वह आरंभ हुआ होता है, यानी यदि राज्यसभा में आरंभ हुआ होता है तो वह 2/3 मतों से पारित हो और फिर वह कहां पर आगे बढ़ेगा, यानी फिर वह लोकसभा में जाएगा। तीसरा चरण होता है राष्ट्रपति को सदन में अपना मत रखने का अवसर दिया जाता है। यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमतों से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अपना पद को छोड़ना होता है। राष्ट्रपति पद की जो रिक्ति हैं उनकी पूर्ति, नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही करा लिया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता।
अगर राष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति है वह यदि मृत्यु हो जाती है या फिर पद त्याग देता है या फिर महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाता है तो उसका जो निर्वाचन है वह 6 माह के अंदर करा लिया जाता है। ठीक है, और उसकी तब तक उसका जो कार्य है वह उसकी देखरेख कौन करता है, वर्तमान उपराष्ट्रपति करता है। अब देखिए राष्ट्रपति की हम शक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है सबसे पहले हम जानेंगे प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति विभिन्न संवैधानिक पदों तथा संवैधानिक आयोगों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यह संवैधानिक पदों की बात करें तो जैसे कि प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ या नियुक्ति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी इन सभी की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। किया गया है। संघ एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका वर्णन 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका वर्णन किया गया है 338 ए में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका वर्णन आर्टिकल 338 बी में किया गया है। यह कौन है, यह संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पहले यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन सन 2018 में एक प्रस्ताव लाया गया था। इसके द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रदान किया गया था। अब कुछ और आयोग के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भाषीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अब यहाँ पर विधि शक्तियाँ जान लेते हैं। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वह कौन कौन सी होती हैं। पहली है अपनी राष्ट्रपति संसद का सत्र आरंभ तथा समापन भी की घोषणा कौन, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अभिभाषण भी दे सकता है आर्टिकल 87 के अंतर्गत। प्रत्येक वर्ष जो सत्र प्रारंभ होता है तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति उस सत्र के लिए मंत्रिमंडल के कार्यक्रम की घोषणा करता है तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषयों पर भी अवगत कराता है। तीसरा है यहाँ पर संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन भी कर सकता है और इसका अधिकार 108 अनुच्छेद देता है। परंतु संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यह अधिकार 118 प्रदान करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हों। यह अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80A के अंतर्गत दिया जाता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर यह शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है और उनका सदन प्रतिनिधित्व भी ना हो, जो कि यह अधिकार 331 के अंतर्गत दिया जाता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बनता है। संसद में बजट राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रस्तुत किया जाता है। यह संसद में जो राष्ट्रपति के नाम से बजट पेश किया जाता है इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न आयोग के प्रतिवेदन संसद के समक्ष चर्चाएं हेतु रखे जाते हैं, जैसे कि वित्त आयोग,
संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और कैग की रिपोर्ट यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश होते हैं, जैसे कि धन विधेयक। विधेयक यदि हम पारित करेंगे तो राष्ट्रपति से मंजूरी पहले लेनी पड़ेगी। वाणिज्य तथा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का कोई विधेयक यदि हम संसद में लाते हैं तो इसकी भी अनुमति हमें पहले राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। यह आर्टिकल 304 में वर्णन किया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ भी हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध तथा शांति की भी घोषणा करता है। राजनीतिक शक्तियां हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। वह क्या है? वह हैं कि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न देशों में समझौते एवं उच्चायुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी विदेश में जो राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अन्य देशों में राजदूत एवं उच्चायुक्तों को नियुक्त का जो पत्र प्रदान करता है वह राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद एक अधिकार और प्राप्त है राष्ट्रपति को, वह क्या है? क्षमादान शक्तियाँ या न्यायिक शक्तियाँ। यह इसका जो अधिकार है यह 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमा कर सकता है। पहली जो है वह क्षमा, यह मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वह मृत्यु दंड जैसी किसको दिया जाता है? जैसे कि यदि किसी को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देता है। तीसरा है परिहार। परिहार बिना प्रवृत्ति बदले सज़ा कम कर देता है। यह 14 वर्ष की सज़ा को कम करके उसने 7 वर्ष कर देता है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास रहता है। चौथी है अपनी विराम। ठीक है, विराम है कि संवेदना के आधार पर सज़ा समाप्ति की जाती है। जैसे कि गर्भवती महिला की सज़ा की समाप्ति हो सकती है या मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं उनकी भी सज़ा समाप्त हो सकती है। पांचवा है प्रतिविलंब। इसकी मृत्युदंड को अस्थायी रूप से स्थगित कर देना। छठवां जो अपना यहाँ पर पॉइंट है वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 123 में। इसमें संसद हर समय सदन में नहीं होती है और जब यह आवश्यक हो कि किसी विषय पर तात्कालिक रूप से कानून बनाना आवश्यक है तो आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या कानून बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश तब तक जारी किया जा सकता है जब तक संसद का कोई सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो। अध्यादेश जारी करने की जो अवधि है वह कितनी रहती है? वह अवधि 6 वर्ष तक 6 माह की अवधि में रहता है। यदि राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसकी अवधि 6 महीने की होती है। यदि संसद सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर ही संसद दोनों सदन इस अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करते हैं तो वह अध्यादेश वहीं पर स्वयं समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश वही बल होता जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। इसके बाद हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। इसका वर्णन किया गया है भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के मध्य में किया गया है।
आपातकाल तीन प्रकार का होता है। आपातकाल कितने तीन प्रकार का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका वर्णन किया गया है 352, यानी देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वह आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है। यानी कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, वाह आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो गई है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब? यदि राष्ट्रपति को लगे कि युद्ध होने वाला है या फिर बाह्य आक्रमण होने वाला है या पर कोई सेना विद्रोह करने वाली है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बदलकर इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आपातकाल की जो घोषणा है यह होने के एक माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त हो जाती है। यह यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधायिका को निलंबित किया जाए। भारत की घोषणा के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है वह एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका आपातकाल का? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका विस्तार राज्य पर हो जाएगा। केंद्रीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देने की शक्ति भी रखती है। अब मूल अधिकारों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो आपातकाल की यदि घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णन सभी 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 में जो वर्णन की गई हैं 6 स्वतंत्रताएं वह स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। और आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं। यह किसके तहत? यह आर्टिकल 359 के अंतर्गत होता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। सबसे पहली बार 26 अक्टूबर सन 1962 को लगाया गया था, जो कि 10 जनवरी 1968 तक पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और फिर बने थे इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस समय वह थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, यह जब लगा था तब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था 3 दिसंबर 1971 से। ठीक है, 3 दिसंबर 1971। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति थे वी गिरी। और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था यह आंतरिक अशांति के कारण लगा था 25 जून सन 1975 से। और दूसरा और तीसरा जो आपातकाल है यह एक साथ 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अब
राष्ट्रपति शासन के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन के संविधान में 2 आधार बताए गए हैं। पहला आधार है अनुच्छेद 355 के तहत कि संघ का एक दायित्व है जो संविधान है वह उसके अनुसार चल सके। दूसरा है आर्टिकल 365 के अंतर्गत यदि राज्य के द्वारा केंद्रीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो यह समझा जाएगा कि वह राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक होती है। पहली शर्त होती है आर्टिकल 352 के तहत उस राज्य में आपातकाल लगा हो। दूसरा है चुनाव आयोग ने यह रिपोर्ट की हो कि चुनाव कराना वहाँ पर संभव नहीं है, तब जाकर वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन है वह 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य की विधायकों का क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रपति शासन में? तो इस पर राज्य की जो विधायिकाएँ होती हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है और उसकी जो शक्तियाँ हैं वह संसद के पास निहित कर दी जाती हैं। राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव भी पड़ता है। इसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकार यानी कि राज्यपाल में निहित कर दी जाती हैं। पहला राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था तो वह लगा था पंजाब राज्य और यहां पर सन 1951 में लगा था। सर्वाधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति 90 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। न्यूनतम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा था जो कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर यानी केवल 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था 1990 में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन केरल और पंजाब में लग चुके हैं, 9 बार लगा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लग चुका है। वह प्रधानमंत्री जिसके शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो वह कौन है? इंदिरा गांधी। इनके समय में सभी राज्यों में मिलाकर 33 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वित्तीय आपात यह आर्टिकल 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति को यह समाधान होने पर कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भाग में वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो गया है तब वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन होना चाहिए। इस पर प्रभाव पड़ता क्या है? तो राष्ट्रपति सभी संवैधानिक अधिकारियों के जो वेतन है, वेतन और भत्ते उसमें कटौती कर सकता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। इसके बाद हम जानते हैं वीटो पावर के बारे में। राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर भी होता है जिसे निषेध या मानाही कहते हैं। यदि कोई मिल जाती है, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति को पसंद या फिर उचित नहीं लगता है तो वह उसको रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। विधेयक पर राष्ट्रपति 3 निर्णय ले सकता है, जैसे कि वह अनुमति देगा,
वह अनुमति नहीं देगा और पुनर्विचार हेतु वह लौटा सकता है। अब बात है कि धन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हमने राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। अब हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है और इसकी योग्यताएं हैं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इसकी शपथ दिलाता है। त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। वेतन इसका 4 लाख रुपए होता है। निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के, संसद के सभी सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है। निर्वाचन में जो विवाद होता है, यह इसका निर्णय आर्टिकल 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति में जो निर्वाचन संबंधी विवाद होता है, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। पद मुक्ति की यह 2 तरह के होते हैं, या तो राष्ट्रपति को यह संकल्प लाया जाता है, यानी कि एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसे राज्यसभा में बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे लोकसभा उससे सहमत होती है। इस राष्ट्रपति का जो प्रमुख कार्य होता है वह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मों का जो संचालन है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। इसलिए उसे वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसका जो केवल एक कार्य है कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उसका पद संभालेगा। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके वेतन, भत्ते और सुविधाएं सभी राष्ट्रपति के जैसे ही दी जाती हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं कुछ अन्य तत्व, जैसे कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। सबसे ज़्यादा कार्य अवधि तक उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि 12 साल रहे हैं। न्यूनतम अवधि तक उपराष्ट्रपति बी गिरी रहे हैं। 1967 से 1969 केवल 2 वर्ष रहे हैं। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद रहती हुई थी उनका नाम था कृष्ण कांत, सन 1977 में। और अब तक निर्विरोध चुने जाने वाले जो उपराष्ट्रपति हैं वह 4 हैं। पहले हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तीसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथे उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी, और इनके दूसरे कार्यकाल में इनको निर्विरोध चुना गया था। वे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं वह हैं राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।